हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि अब सिर्फ आपके पास 60 डेज़ बचे हैं आपकी 10th की प्रिपरेशन करने के लिए और आपकी स्टडी करने के लिए। लेकिन आप बोलेंगे सर अभी तो हमारे पास सिर्फ अक्टूबर ही चल रहा है, हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। आप अभी देखेंगे कि जो आपका अक्टूबर है वो पूरा अक्टूबर आपका सिर्फ आपका फेस्टिवल्स में चले जाएगा। अभी थोड़े दिन में क्या होगा, सभी घर में सफाई चालू हो जाएगी, बट आप शॉपिंग्स पे जाओगे, त्यौहार को सेलिब्रेट, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करोगे। तो ये अक्टूबर मंथ जो है इसके मोस्ट ऑफ दी जो डेज़ है वो आपके सब काय में चले जाएंगे, फेस्टिवल्स बनाने में, घर के कामों में, किसी ना किसी चीज़ में आप उलझ के रह जाओगे और आप जितना स्टडी को टाइम देना चाहिए उतना आप स्टडी को टाइम नहीं दे पाओगे। अब हम बात करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 3 महीने। हमारे पास बचता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। मोस्ट ऑफ दी कहने का मतलब है कि बहुत सारे जगह से ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो सीबीएसई है वो फैब में 10th के एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकता है। तो अगर हम फैब को छोड़ दें तो हमारे पास यहाँ पर 3 महीने बचते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो नवंबर में आप समझ लीजिए, सपोज कीजिए 30 डेज़, दिसंबर में आप सपोज कीजिए 30 डेज़, जनवरी में आप सपोज कीजिए 30 डेज़। तो जनवरी जो है वो जनवरी आपको पूरा रखना पड़ेगा रिवीजन के लिए, क्योंकि जनवरी जस्ट फेब के पहले वाला मंथ है। तो आप इस मंथ में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पर सिर्फ आपने जो पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है। अगर आप ये एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लेते हो तो फिर आपको जो ये आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करने के लिए करीब करीब 1 महीना तो आपको देना पड़ेगा। अब हमारे पास बचते हैं नवंबर के 30 डेज़, दिसंबर के 31 डेज़ होते हैं दिसंबर में, बट मैं उनको 30 डेज़ ही काउंट कर रहा हूँ। आप 30 डेज़ भी पढ़ ले तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम बचा है। मेन हमारे पास सिर्फ ये 60 डेज़ बचे हैं जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस एक बार कवर करना है और उसके सारे कंसेप्ट और सभी बेसिक कंसेप्ट को और सभी चीज़ों को ध्यान से समझना है। उसके बाद में सिर्फ बात करें तो सिर्फ आपका मैथ्स नहीं है, आपके पास हिंदी, इंग्लिश, सोशल, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सारे पार्ट हैं। तो आपको उन सबके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चालू कीजिए, सीरियसली होकर पढ़ाई करना चालू कीजिए। यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, जो कि 10th क्लास के लिए है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा रहता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर एक प्रॉपर प्लानिंग का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ प्लानिंग के साथ करते हैं तो हम हमारा टाइम बचा सकते हैं, हमारी मेहनत बचा सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। वैसे भी जब एक किसी महान इंसान ने बोला है कि जब इंसान के पास रिसोर्सेज कम रहते हैं ना तो वो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाता है। जैसे कि क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको करने के लिए कुछ काम है तो आप तो कोई भी इंसान जाके उस काम को कर पाएगा। लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज टाइम इज़ ऑल्सो रिसोर्सेज, क्योंकि टाइम भी क्या है हमारे पास बहुत कम है, तो हमें इसे कम से कम टाइम को यूटिलाइज़ करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना है। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करके हमारे मार्क्स लेके आने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर तो टोटल चैप्टर जो है आपके मैथ्स में, टोटल चैप्टर जो है वो है 15 चैप्टर। 15 चैप्टर में से इस बार एक जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का वो आपका ओमिट है। तो हमारे पास टोटल चैप्टर जो हैं वे बच जाते हैं 14। अच्छा, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं जिनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं ओमिट है, वो आप एक बार देख लेना, उसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओमिटेड पार्ट है, आप उसको सीबीएसई की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 14 चैप्टर है, क्या हमें पूरे चैप्टर पूरे पढ़ने हैं, क्या हमें कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, किस चीज़ को हमें पहले कंप्लीट करना है। तो सबसे इजी वे है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो जो ईजीएस्ट पार्ट है, जो ईजीएस्ट चैप्टर है वो सबसे पहले कंप्लीट कर लो। अगर आप एक बड़ा पार्ट ईजीएस्ट चैप्टर का, अगर आप इजी जो चैप्टर्स हैं उनको अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है, ताकि आप दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर ध्यान दे सको। कभी भी कोई भी टॉपर या कोई भी जो अच्छे नंबर लाता है वो सब कुछ नहीं पढ़ता है। आपको मेन जो 20% या फिर जो मेन सिलेबस है उसके ऊपर अभी आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो 5 इम्पोर्टेंट चैप्टर, उनको मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में ऐसे कौन से 5 चैप्टर है जिनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है और जो आपको अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में दिलवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर जो है ये बोला जा सकता है कि 10th क्लास का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत नंबर्स रहते हैं और बहुत ही ईजी कैलकुलेशंस रहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा इसमें फॉर्मूले भी अगर देखा जाए ब्रॉडली तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं। ऐसे आप 4 या 5 फॉर्मूले ऐसे इसमें मानते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ वो 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है इसके अंदर an वाला, दैट इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है आपका Sn वाला इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। अगर ये दोनों फॉर्मूले भी आप कर लेते हो और उसकी सिर्फ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही आप कर लेते हो तो इतना सफिशिएंट आप कर सकते हो कि हाँ आपको ये पूरा चैप्टर बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसके ऊपर करना है। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो दूसरा चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट बहुत बच्चों को टफ लगता है और बहुत सारी चीज़ों में वो टफ है भी क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तो ये जो चैप्टर है वो भी एक टाइप से इजी चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपका या तो टेन थीटा साइन थीटा के जो जनरल फॉर्मूले होते हैं, जो उनके रेशियोज रहते हैं, सिर्फ उनका ही काम रहता है। इस चैप्टर में अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया, एक बार आपने डायग्राम किस तरीके से आपको बनाना है वो बनाना सीख लिया, तो उसके बाद इसकी कैलकुलेशंस कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहती, आप उसको ईजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड चैप्टर है यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर ये भी एक देखा जाए तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट इसका भी फ़ायदा ये है कि इसके अंदर भी सिर्फ हमारे को 2 ही फॉर्मूले यूज़ होते हैं। एक होता है सेक्टर का, एक फॉर्मूला होता है सेक्टर का और एक होता है सेगमेंट का। अगर सेक्टर का फॉर्मूला जो है वो होता है हमारा θ/360 इंटू में πr², फिर पे के फॉर्मूला होता है। और सेगमेंट के फॉर्मूले में हम जब सेक्टर के फॉर्मूले से किसी भी ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो इसके ऊपर मैं भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो ये भी एक टाइप से इजी चैप्टर है, इसको आप कवर अप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एपी करना है, उसके बाद में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करना है और एरिया रिलेटेड टू सर्कल करना है। उसके बाद में जो चौथा चैप्टर, 4th एंड 5th चैप्टर है जो कि ईजीएस्ट माने जाते हैं, वो है आपका स्टैटिस्टिक्स में आप सिर्फ 3 चीज़ें हैं इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट अपने को पढ़नी है, दैट इज़ मीन, मॉड, मीडियन। इनके अंदर भी मीन के 2 फॉर्मूले हैं, मॉड का एक ही फॉर्मूला है, मीडियन का भी एक ही फॉर्मूला है। मतलब अगर सिर्फ 3-4 फॉर्मूला भी याद रख लेते हैं, इसके अंदर कैलकुलेशन भी बहुत इजी रहती है। सिर्फ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बस अगर ये 4 चीज़ें अगर आपको आती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये हो सकता है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा रहेगा। मेन रहता है इसके अंदर फॉर्मूले, और फॉर्मूलों को आइडेंटिफाई करना रहता है कि आप कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, तो आप इजीली इस पार्ट को भी कवर अप कर सकते हो। एंड द 5th एंड इट इज़ ऑल्सो ईजी पार्ट ऑफ दी मैथ्स, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी ईजी है, इसके अंदर तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अगर सिर्फ एक फॉर्मूला भी आप प्रोबेबिलिटी का कर लेते हो, बाकी सारी चीज़ें आपकी कंसेप्चुअल रहती है। कंसेप्चुअल भी करती है, इसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रहती है, जैसे एक डाइस को फेंकने पर क्या आएगा, या एक कॉइन को करने पर, या फिर कार्ड्स को करने पर, तो वो सारी चीज़ें क्या हमारी देखी हुई है, तो हमें उसको करने में इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से सबसे पहले आपका यही काम है कि अगर आप ये 5 चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेते हो, और हमारे पास टोटल है 14 चैप्टर, तो करीब करीब 1/3 ऑफ जो सिलेबस है आपका वो आप कवर अप कर लोगे। एक बार अगर आप ये 1/3 ऑफ सिलेबस कवर कर लेते हो तो आप मैथ्स का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका कंप्लीट करके रख सकते हो। और मुझे लगता है इन चैप्टर्स को करने के लिए अगर एक चैप्टर को आप 2 दिन भी दे देते हैं, अगर एक चैप्टर को आप 2 दिन भी दे देते हैं तो वो सफिशिएंट है। तो उन 2 दिन के अंदर वो सब चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 10 दिन के अंदर ये 5 चैप्टर आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और आपका मैथ्स का एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, फिर जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है, जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है, आप उसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, और जो बचे हुए जो चीज़ें आपको टफ लगती है उसके हिसाब से फिर आप अलग अलग स्ट्रेटजी कर सकते हैं।
तो आपको जब आप पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले आपको ईजी वाले जो आपको ईजी लगते हैं वो करना है। ये पाँचों ईजी है, सभी को बच्चों को ईजी लगते हैं। उसके बाद में जो जो धीरे धीरे टफ लेवल जो बढ़ते जाता है, सबसे टफ को सबसे आखिरी में करना है, और जो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है ताकि अपना बहुत बड़ा पोर्शन एक कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करके आपकी करनी है। बाकी और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जिन्हें ये काम आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।